मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जीने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ रहे हैं, लेके अपनी शिक्षा को पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें और गहराई से हमें लग रहा है कि इस बात को पूरा अपने में आर पार किया जाए, ताकि जो एक महत्वपूर्ण बात है कि निरंतरता बन जाए, आने वाली पीढ़ी को सार्थक मानवीय शिक्षा मिल जाए, उससे हम भी गुजर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सारा प्रयास है ही। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भाग है। और हम सभी जानते हैं कि अगर वर्तमान या परंपरागत शिक्षा का मूल्यांकन करें तो दो बातें समझ में आती है कि शिक्षा वर्तमान में जो भी मिली उसमें शोषण करने का बात ही ज़्यादा सामने आया। शिक्षा के बाद क्या किया जाए, तो व्यवस्था में जीने की शिक्षा नहीं मिल पाई। कारण भी यह था कि व्यवस्था समझ में नहीं आई, तो व्यवस्था में जीने की शिक्षा समझ में नहीं आई। तो सारी शिक्षा व्यवस्था में जीने के लिए और सारा व्यवस्था में जीने का क्रम शिक्षा के लिए, यह ऐसा एक पूरा लूप है जो अपने आप में पूरा होता है। शिक्षित व्यक्ति व्यवस्था में जिएगा, व्यवस्था में जीना ही उसकी उपयोगिता है। इसी रूप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा घुमा दो इधर, अब ठीक है, ठीक है। अगर मैं अपने मित्रों से कल बात कर रहा था इस सेशन के बाद, 2-3 मित्र थे, अभी है कि नहीं देखता हूं, तो उनसे बात हुई तो बढ़िया बात चली कि अगर हम शिक्षित होते हैं तो व्यवस्था को पहचानते हैं और व्यवस्था में कहां हम भागीदारी कर सकते हैं, यहां अपनी उपयोगिता को पहचानते हैं। तो सारी उपयोगिता व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में है। और अगर ऐसी शिक्षा नहीं हुई तो पूरी शरीर यात्रा अपनी उपयोगिता के लिए धन, पद, बल, रूप, रंग, नस्ल, संप्रदाय, जाति, इसके चक्कर में फंसे रहते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति इतना बाध्य तो नहीं हो सकता ना कि रूप में फंस जाए, धन में फंस जाए, पद में फंस जाए। इसका मतलब है कि अभी उसकी शिक्षा बाकी है। तो जो प्रयास पूरे मानव चेतना विकास केंद्र में है वो यही है कि व्यवस्था का स्वरूप क्या हो, उसको हम अपने में उसको स्पष्टता से देख पाए और उस व्यवस्था के लिए अपने दिशा को, अपने लक्ष्य को और अपनी पूरी प्रक्रिया को बार बार स्वयं में हम उसका निरीक्षण करें, परीक्षण करें। ये सारी बात है। शिविर भी शिक्षा का एक भाग है, हो सकता हो शुरुआती भाग है। शुरुआत में हमको लगे कि हमारी शिक्षा हो गई है तो उसको जांचने का एक अच्छा अवसर भी है। तो जैसा हम प्रतिवर्ष दिसंबर में एक शिविर करते ही हैं, 24 से 30 दिसंबर को परिचय शिविर, तो जिसको लगता है कि वास्तव में अभी अपनी शिक्षा पूरी होने बाकी है, अभी हमारे अंदर का आदमी जिंदा है और वो जिंदा बना रहें इस अर्थ में कि हम परिवार में व्यवस्था में जी पाएँ, थोड़ी भी संभावना आदमी में है, तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत अनुकूल है। तो काफ़ी सारे हमारे साथी लोग यहाँ पर हैं, बढ़िया हैं। तो मैं अभिषेक भाई से चाहूँगा कि वे कल जो बात हुई उसको एक समअप रखें। भैया आ ही रहे हैं 5-7 मिनट में, कुछ मेहमान लोग हमारे आए हैं तो उनके साथ बात हो रही है उनकी, इसलिए मुझे भी एक अवसर मिला आपके साथ 2 मिनट एक बात कर पाऊँ कि कैसे हम शिक्षा को देख पा रहे हैं। और पूरा जो परिवार है, पूरा जो मानव चेतना विकास केंद्र है, ये शैक्षणिक शिक्षा के लिए ही है। सारी गतिविधियां शैक्षणिक ही है, क्योंकि संबंध पूर्वक जीना ये भी शिक्षा का भाग है जो परंपरा में छूटा हुआ था। तो छूट गया, उसको पूरा करेंगे। और जो बढ़िया है वो साथ में है ही, भाषा के रूप में हमको काफ़ी उपलब्धियां मिली, परंपरागत शिक्षा की, तकनीकी के रूप में मिली। जो नहीं मिला उसको पूरा करेंगे, उसी के लिए सारा ये प्रयास, ताकि हम तैयार हो जाएं अपनी शिक्षा पूरा करने में और हमारे आने वाली पीढ़ी की शिक्षा पूरी करने में। अभिषेक भाई आए और कल जो भी बात उन्होंने सुनी उसको रखें। अच्छा, यहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ, सभी को नमस्ते, ऑनलाइन जुड़े लोगों को भी नमस्कार। तो एक भूमिका के साथ शुरू करता हूँ ताकि जो मैंने कल रखा समझा और जो आप तक कनेक्ट हो जाए उसको लेकर फिर हम जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम खास करके एमसीके में जुड़े अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम में लगे लोगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चला रहे हैं, और साथ ही आप लोग भी जो इसको पहचान रहे हैं कि आवश्यक भाग है तो उनके लिए भी इसको हम चालू कर रहे हैं ऑनलाइन। तो भूमिका के साथ शुरू करता हूँ। जो भूमिका मुझे कल क्वेश्चन को लेकर बनी
कि हम लगातार यहाँ अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 3.25 साल से मैं खुद यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर कर रहा हूँ और लगभग 5.5-6 साल से अध्ययन क्रम में जीवन विद्या मध्य दर्शन से भी जुड़ना हुआ है। तो उस क्रम में ये बात निकल के आता था ओवरऑल क्रक्स की, कुल मिला के मानव के पास जो जीने का कार्यक्रम है वो परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था है और परिवार विधि से जीने से मानव में सम्मान पूर्वक जीने का स्थिति बनने के लिए भी एक शिक्षा है और उसकी आवश्यकता परिवार में जो निर्धारित होती है उसकी पूर्ति करने के लिए भी कुछ अवसर पहचाने गए हैं या पहचान के अवसर को हमको यह कराना रहता है। तो उसी क्रम में मुझे ध्यान गया कि मुख्यतः मुझे जो समझ बना उसको रख रहा हूँ कि हमारे पास करने के लिए 3 काम हैं जिसमें सारे काम समाहित हो जाते हैं। जो काम निम्न हैं जैसे कि उत्पादन, विनिमय और शिक्षा। तो काम 3 हैं ऐसे मुझे जो संदर्भ बना था, तो मुझे लगा कि जब तीनों काम हैं और तीनों काम ज़रूरी है तो उसको ज़रूरी काम को मैं भी करूं। पर जब उस सब सूचना के संदर्भ से लगा कि तीनों काम अगर ज़रूरी है, उत्पादन, विनिमय, शिक्षा, और ज़रूरी है तो मैं करूं, तो फिर ये कैसे तीनों एक साथ हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो अवसर बने हैं उसमें ये तीनों काम समाहित है, ये कल के सूचना से पता चला है। तो उसी को मैंने रखा था कि उत्पादन, विनिमय, शिक्षा ज़रूरी है तो इसको कैसे साथ में जुड़ सकते हैं, हो सकता है। जैसे कि मैं पिछले 3 साल से खेती में जुड़ा हूँ, तो खेती की एक्टिविटीज़ में रहता हूँ, तो डायरेक्टली फिजिकल एक्टिविटी खेती की रहती है। तो जो हम अभी तक तथाकथित शिक्षा को मानते आ रहे थे, जो मैं भी मान रहा था कि क्लासरूम में जा कर के पढ़ाना और एक समयबद्ध तरीके से जो सिलेबस है, जो जो चीज़ है उसको पूरा करना, ऐसा लग रहा था। तो उसके आधार पर मुझे लग रहा था, मैं कभी ऐसा क्लास आज तक नहीं लिया हूँ, कभी कभार लिया हूँ 1-2, तो लग रहा था मेरा शिक्षा वाला पार्ट छूट रहा था। और साथ ही विनिमय का भी एक सूचना था जो बाहर में है कि विनिमय मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब खरीद फरोख्त करना, लेना देना। तो वो भी दिखा कि विनिमय के जो आयाम है वो उसमें खरीदना बेचना वाला काम भी मैं डायरेक्टली वैसे नहीं कर रहा हूँ जिस तरीके से लोग करते हैं या करना एक्सपेक्टेड रहता है। तो ऐसे में लगा कि केवल खेती बस कर रहा हूँ क्या, क्या मैं खेती में उत्पादन भी कर रहा हूँ कि केवल खेती कर रहा हूँ, उत्पादन भी कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसे अपने अंदर डाउट बन गया था। तो उसी के लिए बात हुई, तो कल काफ़ी सारी एक स्पष्टता अपने अंदर बनी कि कुछ भी काम हम करते हैं तो कुछ समझ के करते हैं। बिना समझ के अगर करते हैं तो वो खुशहाली नहीं बनती, आवेश बनते। एक समय बाद उसका रिफ्लेक्शन के रूप में आवेश या निराशा या जो भी उसका फल है दुख के रूप में निकलता है। तो जब तक, तो उसमें ये निकला कि शिक्षा जब हमारे अंदर घटित होती है जिससे हम तृप्त होते हैं, तब व्यवस्था के अर्थ में हम जो कार्यक्रम पहचान के करते हैं जिसमें उत्पादन है, विनिमय है, शिक्षा की उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ है, तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो यही बात निकली कि अभी तक मानव इतिहास में या मानव परंपरा में जो इस तरीके से कार्यक्रम पहचाने गए हैं उसमें आइसोलेशन के रूप में है। शिक्षा अलग है, व्यवस्था अलग है, अलग ही अलग। जो हम, जैसे कि हम ही सामान्य उदाहरण से देख पाते हैं कि आज तक जो 12th तक, कॉलेज तक जो भी हम पढ़ाई किए हैं वो डायरेक्टली हमारे जीने से उस तरीके से डायरेक्टली जुड़ता नहीं दिखता जितना कि हमने उस पर समय लगा करके अनुमान किया था, अपेक्षा की थी कि वो जुड़े। तो वो तो आइसोलेट हो गया, पढ़ाई अलग और जीना अलग। तो उसी बात को लेकर कल बात हुई कि पढ़ाई और जो जीना है वो जीने की ही पढ़ाई है बेसिकली। जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो जीने से जुड़ा हो, जो हम जीना चाहते हैं वो पढ़ाई से या समझ से या शिक्षा से जुड़ा हो, तभी वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो वो हमको तृप्त करेगी, अदरवाइज आइसोलेट हो जाएगा तो फिर वो जीने का कार्यक्रम कुछ अलग ही निकलेगा। तो ये बात निकली और उसी में फिर और बातें बढ़ती गई, जहाँ पर हमको सबक साक्षात्कार और अनुभव और ये जो अपने अंदर मूल्यपूर्वक जीने की स्थिति कैसे बनती है, क्या होती है, नियम क्या है, उसके लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्या समय अंतराल अपने अंदर स्थिति बनती है, इस सब पर बात हुई और काफ़ी सारे लोग उपस्थित भी रहे और उसी को लेकर बात हुई। तो मेरे को लगता है और भी कई लोग हैं जो अपनी तरह से शेयरिंग रख सकते हैं। और साथ ही हाँ, तो मेरी तरफ से एक शेयरिंग रही और साथ में अभी आपके बीच प्रांजल भी आएंगे, ऑनलाइन भी आप लोग जुड़ पाएंगे कि जो हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं 6 से 20 तारीख तक, इसकी क्या आवश्यकता महसूस की गई, क्यों आवश्यक है हम लोग के लिए, आप लोग के लिए, और इसके पीछे क्या मंतव्य है उसको रखेंगे। तो आइए, स्वागत है आप।
तो लगभग 40 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और आप सभी का स्वागत है। जो यहाँ बैठे हैं उन सभी का स्वागत है। तो जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर भी हम शिक्षा पे धीरे धीरे चीज़ें समझ ही रहे हैं कि एग्जैक्टली अभी तक ईमानदारी से देखा जाए, अभी बात कल परसों चली रही थी, हम कोई वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को लेकर बात कर रहे थे, तो कि अभी तक अगर शिक्षा की बात करें तो पूरी मानव जाति में शिक्षा हुई नहीं है। तो शिक्षा होना बाकी, मतलब प्रमाण तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक शिक्षा व्यवस्था में कि मानव जाति में शिक्षा हुई हो, क्योंकि शिक्षा होगी तो शिक्षित लोग दिखाई देंगे हमको, शिक्षित समाज दिखाई देगा। तो वो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अभी इसकी आवश्यकता है और उसके लिए ज़रूरत है शिक्षकों की। और एक बहुत पुरानी बात अगर हम घटना याद करें तो यहाँ पर जब ये शुरुआत की गई थी मानव चेतना विकास केंद्र की, तब ये बात कही गई थी कि मानवीय ताकि शिक्षक यहाँ पे तैयार हों। ये इस एक ऑब्जेक्टिव को अजय भैया कई बार जिक्र करते हैं कि ये डिस्कस हुआ था कि आदमी कैसे होता है, आदमी के जीना कैसा होता है, उसको पढ़ाने वाले शिक्षक यहाँ तैयार हों। इसके लिए पूरी भूमि उसके लिए लगाई जाए, उसके लिए इसमें यहाँ पे काम किया जाए। और भैया कई बार ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों के लिए हम यहाँ पे पढ़ाने का चालू करना चाहते थे वो पढ़ाने की उम्र तक पहुँच गए, तब तक अभी ये काम चल रहा है, चालू हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ अपन आगे बढ़ते जाते हैं इसमें। तो अब आज जाके कहीं ना कहीं हम काफ़ी जगहों पर यहाँ पे कितना शिक्षा का काम हो पा रहा है, कैसे ये होगा, उसकी मोटी मोटी रूपरेखा कहीं ना कहीं हल्की फुल्की उसकी एक बाउंड्री बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिसका एक बहुत छोटा सा मैं अगर उदाहरण शेयर करूँ कि पिछले 3 साल से जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से मैंने देखा कि पहले तो शिक्षा से थोड़ा सा या तो हम एकदम उस फॉर्मेट में चले जाते थे जो पुराना फॉर्मेट है प्रचलित शिक्षा का, या फिर एकदम दूर भागते थे कि नहीं ये चीज़ तो हमसे नहीं हो पाएगी, कि वहन कर लेना और है ना उसकी क्या उसकी आवश्यकता को पहचानना और उसकी आवश्यकता के अनुसार और हर बच्चे को देख पाना और रुचि को भी संभालना और पता नहीं क्या 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 है ना। और साथ में फिर ये जो पुराना जो सिलेबस वाली जो चीज़ें हैं वो भी पता नहीं कैसे पहुँचेंगी, कितनी पहुँचानी नहीं पहुँचानी, इतने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बीच में लोग या तो शिक्षा से पारंपरिक शिक्षा वाले मॉडल से उसको डिलीवर करने की कोशिश करते तो वो होता नहीं, और नया क्या करना है वो कुछ पकड़ में आता नहीं है ना, स्पष्टता बहुत उसकी स्थूल में कम थी। लेकिन फिर वही बहुत सारे यहाँ पर वही सभी के जितने लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुए कम समय ज़्यादा समय के लिए, और जितने लोगों ने यहाँ पर आए गए जिस भी प्रकार से, और ओवरऑल पूरे ह्यूमन रेस का जिसमें जितना जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं ना, कोरोना आ गया, ठीक है, तो जिस प्रकार से जो कंट्रीब्यूशन सब जगहों से रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग आज जिस जगह पे खड़े हैं तो हम काफ़ी दमदारी से कह पाते हैं कि इतना है, ऐसा है, ऐसे होगा। इसका हमारे पास मूल खाका तो मौजूद है, लेकिन अब ज़रूरत है कि, और इसी का ये प्रमाण है कि यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं लगभग 100 लोग जो हैं, जिसमें से 40-50 लोग है ना युवा प्रौढ़ वृद्ध हैं जो, तो अब कभी भी कोई शिक्षा का कोई बात आती है तो उसमें हर कोई उसमें खड़ा रहता है, ठीक है बताइए करना क्या, इतना बताइए तो हम तैयार हैं फिर उसको करने के लिए। तो वो एक स्थिति तक हम पहुँच गए, तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि प्रांजल भैया अच्छा ठीक है, स्पीड का मेरा ट्रेनिंग बहुत पुरानी है, उसको मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हो गई सुनने की ना, रैप गाता हूँ मैं बात करने में, तो तो इसलिए यहाँ पर ये जो बातचीत हुई उसमें ये पकड़ में आया कि अब लोग तैयार तो हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन अब कंटेंट चाहिए। तो तब जाके ये पूरे प्रोग्राम का मन बनाया कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत इसलिए है कि अब टीचर्स का मन बन गया है कि हम पढ़ाना चाहते हैं, मतलब टीचर नहीं बन गए लेकिन टीचर बनने का मन बन गया है ना, इस लायक हम हो रहे हैं कि अब हम टीचर बन सकते हैं। ऐसा हम हमारे अंदर ऐसा हल्का फुल्का है ना कुछ खड़ा हो रहा है कि हाँ ठीक है यार, ये भी अगर ज़िंदगी का भाग है और ऐसा है ही। क्योंकि कल के सेशन में या कहीं जिक्र हुआ था कि आप मानो ना मानो आप टीचर हो ही, क्योंकि कोई ना कोई आपसे प्रेरणा ले ही रहा है। अब वो सत्प्रेरणा होगी या दुष्प्रेरणा होगी ये आप अपनी है ना खुद के विवेक से तय कर पाओगे। तो विवेक उसके लिए कितना जागृत चाहिए, कितना उसके लिए हमको ये स्पष्टता चाहिए कि क्या होता क्या है, शिक्षक का मतलब क्या है, एक शिष्य का मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, अभी क्या हो चुका है, क्या होना बाकी है। ये सारी स्पष्टताएं और जितनी जितनी हो पाएंगी हमारे अंदर, उतने अच्छे तरीके से हम इस बात को रख पाएंगे। इसलिए उस दिन वो जो 17 पॉइंट्स आपके पास पोस्टर आया होगा, उस पोस्टर में जो 17 पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले ये निकाल लिया गया कि एग्जैक्टली में हम एक हमारे दिमाग में एक फॉर्मेट बना लें कि ये चीज़ें तो हमको जाननी है,
उन पॉइंट को पढ़ के हमारे दिमाग में आता है कि इसके बारे में कितनी हमारे पास क्लैरिटी है और कितनी क्लैरिटी हमको और चाहिए है। तो जब मुझे लगता है कि अगर ये कोर्स पूरा तैयार होता है, इस कोर्स को हम पूरा पूरा कंप्लीट करते हैं, और ऐसा नहीं कि केवल सुन लेते हैं, बल्कि उसके अंदर वाकई हमारी जितनी जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं को जोड़ते हैं, थोड़ा हम और होमवर्क करके आते हैं। आप में से जितने लोग शिक्षा को जितना जानते हैं, आप शिक्षा को कोई जानने के लिए कोई होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पीएचडी पढ़ो, कोई रिसर्च पढ़ो। अपने बच्चों से बात करके देखें, हम अपने बड़ों से बात करके देखें, हम उनका क्या स्थिति है, हमारा क्या स्थिति है, हमसे छोटों का क्या स्थिति है। ये 3 स्थितियों को अगर हम सही सही भाप लेते हैं तो ये होमवर्क पर्याप्त होता है ये जानने के लिए कि एजुकेशन एग्जैक्टली किस तरीके से करनी है, एजुकेशन क्या होनी है, क्या हो चुकी है, ये सब चीज़ें हम कर पाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे करें, हम कम से कम 15-20 दिन के लिए करें, उसके आगे भी करते रहेंगे तो इससे हमारे को जानने को मिलता ही है कि हमारे पास क्या स्पष्टता हुई। तो ओवरऑल इस पूरे 15 दिन के अंदर इन 17 पॉइंट्स में हम ये सूचना रूप में तो इसको स्पष्ट फिर से एक बार कर ही पाएंगे अपने अंदर में कि एग्जैक्टली में शिक्षा अपने आप में क्या क्या कवर कर लेती है और वो किस तरीके से करती है। तो बस इसी पूरे कंटेंट को जब हम अपने अंदर एक बार संभालेंगे तो मुझे लगता है कि फिर अलग से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है क्लास लेने के लिए। अभी जैसे एक प्रिपरेशन की ज़रूरत लगती है, तो हम प्रिपेयर्ड हो ही जाएं कि जब हम जहाँ खड़े हो, क्योंकि शिक्षा हो ही रही है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ शिक्षा हो रही है, बशर्ते अब वो वैसी हो जैसी होनी चाहिए। इसके लिए ये मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, उसके लिए ही ये पूरा 15 दिन का ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के साथ भैया को हैंड ओवर करते हैं माइक। बढ़िया भैया आते तक कुछ बात हम शुरू करते। जो पॉइंट है कि वर्तमान शिक्षा की उपलब्धियां क्या है और कमियां क्या है, ये कुछ शुरुआती बिंदु थे। मुझे लगता है इससे काफ़ी हम लोग वाकिफ़ है ही, क्योंकि हम सभी लोग उसी शिक्षा से निकले हैं। तो आज अगर जिस मीडिया के माध्यम से हम लोग आपसे बात कर पा रहे हैं, जितना बढ़िया साउंड सिस्टम के माध्यम से आप सब सुन पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस परंपरागत शिक्षा के देन है। तो इसके प्रति हम सबकी कृतज्ञता ही है कि बढ़िया घर बनाना सीख गए, अच्छे खासे हर तरह के टाइट ढीले हर तरह के कपड़े पहनना सीख गए, अच्छा खासा मकान मौसम के अनुकूल, ठंडी में गर्म गर्मी में ठंडा, ऐसा सारा घर के डिज़ाइन बनाना हम सीख गए। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जहां लोगों को घंटों दिन महीने लगते थे, वहां हम दिल्ली भी जाना हो तो 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये सब शिक्षा की देन है ही। तो कैसे वाला भाग शिक्षा ने बहुत ज़्यादा पूरा किया, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। आज भी हम देखें तो विज्ञान क्या करता है, किसी प्रक्रिया को कैसे तेजी से पूरा करना है, कैसे अच्छे से पूरा करना है, इसको पूरा किया जाए। लेकिन पिछले लगभग पूरे विश्व की बात करूं तो 40 सालों में ये बात धीरे धीरे शुरू होने लगी थी कि आदमी एजुकेट है और लिटरेट है, इसको डिफाइन किया जाए। क्योंकि वर्तमान शिक्षा हमको लिटरेट तो कर गई। मैं भी योग संयोग से विश्वविद्यालय में ही रहा, सारे शिक्षाविद मिलते रहे, हमें भी उसमें गिनती में शामिल किया। लेकिन अपने में ये पीड़ा बनी रही कि आखिर पढ़ना लिखना तो हम सीख गए, 2-4 भाषाएं भी सीख गए, लेकिन क्या पढ़ना है अगर इसकी समझ हमें नहीं आई तो हम अपने लिखने पढ़ने का दुरुपयोग कर ही सकते हैं। सदुपयोग समझ नहीं आया, जब तक जो भी करेंगे वो दुरुपयोग की श्रेणी में ही गया। मैं कई बार इस बात को कोट किया ही कि जो इंटरनेट है, इसका दुरुपयोग करने वाले कोई लिटरेट लोग नहीं है। इसका दुरुपयोग करने वाले ज़्यादातर क्या, लगभग सभी लोग लिटरेट लोग ही हैं, जो भाषा को जानते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करना जानते हैं। तो ऐसे कुछ प्रमाण हमारे सामने है ही कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से जो भी कुछ हमको मिला उपलब्धि के रूप में, वो उपलब्धि पूरे मानव जाति के लिए, पूरे परिवार के लिए पूरी तो नहीं पड़ती है। तो यही सब हमको उपलब्धि के रूप में दिखता है और कमी के रूप में भी दिखता है। इसलिए हर 10 साल में एक नई शिक्षा नीति लाओ, नया तरीका लाओ, नया सिलेबस ढूंढते रहते हैं। सबसे ज़्यादा खोज शिक्षा से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो कर रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ता, उनको खुद को पूरा नहीं पड़ता। पढ़ाने वाला अतृप्त, पढ़ने वाला अति अतृप्त, ऐसा सब कुछ हम देख ही रहे हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाएंगे। भैया भी आ गए हैं। तो जो हमारे बिंदु थे कि वर्तमान शिक्षा की उपलब्धियां क्या है, कमियां क्या है,
और उसके आउटकम क्या है, क्योंकि आउटकम अगर ठीक नहीं है तो उस पर बात हो ही सकती है। तो उसी को लेके अपन पूरी टीटीसी में बात कर रहे हैं। तो भैया आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग जुड़े थे, इसलिए हम लोग अपनी बात शुरू किए हैं। कल का फीडबैक रखा अभिषेक बेटा जी ने कि कल क्या क्या बात हुई, और प्रांजल भाई ने रखा कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमको बार बार अपने आप को शिक्षक के रूप में तैयार करने की, उस पर कुछ बात रखी। और मैं कुछ प्रयास किया कि कैसे वर्तमान शिक्षा की उपलब्धियां हमारे पास है और क्या कमियां हैं, इन बातों को लेकर। बढ़िया, सबको नमस्कार। जी जी जी, पूरा हॉल भरा हुआ है, इधर वाला दोनों तरफ का खचाखच भर गया है। जी, पहला बिंदु है हम लोग का प्रचलित शिक्षा परंपरा का मूल्यांकन। 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, उपलब्धि, कमियां, आज की आवश्यकता। अपने से बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। जी, दिल्ली चले गए। तो जब भी हम मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन का मतलब होता है कि पूर्णता के अर्थ में मूल्यांकन करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लोग को बात आगे बढ़ानी होगी, है ना। एक मिनट, एक कॉल कर लो थोड़ा सा, आज कुछ अर्जेंट लोग आ गए थे। हेलो, नहीं क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे? तो बढ़िया, सभी शिक्षक आ चुके हैं यहाँ के। तो हैं बढ़िया। तो हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। पहला मुद्दा है कि हम कैसे मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने का क्या तरीका होगा, है ना, कैसे मूल्यांकन होता है। तो पहला हम कुछ कहीं ना कहीं हमको ये तो पहले खड़े करना पड़ेगा, हम चाहते क्या हैं। तो मानव चेतना के आधार पर जो भी हमने अध्ययन किया अभी तक, मैंने मध्य दर्शन को जिस प्रकार से मैं समझ पाया, जिस प्रकार से पूरे देश में और दुनिया में एजुकेशन को लेकर जो भी काम हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, उसका जो अध्ययन मैंने किया, मुझे लगता है मैंने पूरे दुनिया में जितने एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं उसका अध्ययन एक समय काफ़ी विस्तार से किया। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एससीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका कैलिफोर्निया का हो, मतलब सॉरी सिंगापुर का हो, चाहे फिनलैंड का हो, चाहे आपका कनाडा का हो, इतने तो हमने अध्ययन किए थे। कनाडा का बोर्ड भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, फिनलैंड सबसे अच्छा माना जाता है। और उसमें और मध्य दर्शन को ध्यान में रखकर, और है ना, मानव की चाहत का अध्ययन करके, क्योंकि जब हम मूल्यांकन करेंगे तो स्वीकार होने लायक क्या है वो हमको तय करना पड़ता है। तो स्वीकार होने लायक तय करने के लिए हमको कोई ना कोई रेफरेंस पहले अपने बनाना होता है ना।
उसके आधार पर कोई चीज़ें स्वीकृत या अस्वीकृत होती हैं। नहीं तो रेफरेंस अगर नहीं होगा ठीक, तो हम ठीक से मूल्यांकन कभी कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इस पूरी बातचीत में मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मेरा अध्ययन है, जिस प्रकार से मैंने चीज़ों को समझा है ना, टूटा फूटा समझाओ, आधा अधूरा समझाओ, जो भी समझा, अब जितनी अकल थी उतना समझा, और उतने वर्ष में करीब करीब 27 साल हो गए इसमें। और एजुकेशन वाज माय इनिशियल इंटरेस्ट, है ना। तो मेरा जो पहला इंटरेस्ट था वो एजुकेशन ही, आज भी मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन ही है। और वो भी कहाँ से हुआ, क्योंकि जब मैंने शिक्षा ली तो मुझे शिक्षा की निरर्थकता तो एक प्रकार से मेरे को समझ में आने लगी थी, बहुत ही उथली थी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, है ना। आजकल तो बहुत छोटा छोटा हो गया। उस ज़माने में तो कॉलेज ही मतलब 100 एकड़ 80 एकड़ ना 200 एकड़ ऐसे जगह में कॉलेज होते थे। एक एक लैब जैसी होती थी, वैसे तो अभी कॉलेज होते हैं जैसे हमारे हीट इंजन की लैब है तो पता लगा कि आज तो कॉलेज है इतने बड़े, है ना। मैकेनिकल वर्कशॉप है तो पता लगा कि आज कॉलेज ही नहीं इतने बड़े, ख़त्म ही नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिकल लैब है, हाइड्रोलिक्स की लैब है। तो इतना सब जब एडमिशन कराने जाते लगता है वाह यार कुछ होगा, मतलब इतना अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हम लोग तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये पता ही चल ही गया था कि इसमें बहुत ही नैरो सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही छोटे से में ये काम करके चले जाते। शायद मैंने कभी दोहराया भी है, मतलब बताया भी है, फिर से बताता हूँ आज, क्योंकि मेरा मूल्यांकन तो इसमें समाया ही रहेगा। जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तब उस समय हम लोग संयोग से होशंगाबाद शहर में रहते थे। होशंगाबाद में हमारे पिताजी डॉक्टर थे, है ना। और वहाँ पर हमारी कम्युनिटी के बहुत लोग हैं, जहाँ से पूजा आई है, कहाँ गई वो, इधर नहीं आई, है ना। तो उस एरिया में बहुत लोग, तो उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी चलती थी। और छोटा सा शहर है, और शहर की ब्यूटी है नर्मदा नदी, सेठानी घाट। वो घाट इतना खूबसूरत, एवरीडे इवनिंग को आपको किसी को भी मिलना हो शहर में तो आपको कहीं किसी घर जाने की जरूरत नहीं है। उस शहर का कल्चर ये है कि आप केवल घाट पे चले जाएं। आप घाट पे जाएंगे तो आपको सभी मिल जाएंगे, कलेक्टर मिलना हो, एसपी मिलना हो, सेठ जी से मिलना हो, डॉक्टर साहब से मिलना हो, क्योंकि एवरी डे इवनिंग में इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। सो इट्स वॉज वेरी स्मॉल टाउन एंड वेरी ब्यूटीफुल। और चूंकि हम डॉक्टर होने से हमारे पिताजी थोड़े बहुत लोग जानते भी थे। तो उसी समय कॉलेज में पीईटी में सिलेक्शन आ गया हमारा। पूरे होशंगाबाद से 2 लड़कों का हुआ, है ना। हालांकि मैंने दिया तो इंदौर में एग्ज़ाम था, लेकिन उसी समय ये लोग शिफ्ट हो गए थे। तो पता चला कि वहाँ पर एक मूर्ति था, नारायण मूर्ति नहीं, है ना, दूसरा मूर्ति था, उसका नाम भूल गया अभी। काफ़ी टैलेंटेड था, मैं तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। वो बहुत ही हाईली टैलेंटेड साउथ इंडियन मूर्ति। और मेरा एडमिशन हुआ तो अच्छी बात क्या हो गई कि अब हम कहीं भी चले जाएं तो हम थोड़े से, है ना, एक फिगर हो गए थे। मतलब ऐसा बताते थे कि इसका हो गया, इसका हो गया। पूरे होशंगाबाद में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो थोड़ा हमको भी ऐसा लगा कि कुछ तो हो गया। क्या हो गया नहीं पता चलता था, कुछ हो गया है। पहले से भी मानते थे इंजीनियर बनेंगे, तो कभी भी हमारे घर में ये नहीं था कल्चर कि इंजीनियर बनेंगे तो बहुत पैसे आएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, है ना। ये तो पता ही नहीं था हमारे घर में। हमारे घर में कोई कल्चर ही नहीं था। तो केवल यही खुशी थी कि अपन कुछ अच्छे आदमी बन जाएंगे, बढ़िया आदमी बनेंगे। और बढ़िया का मतलब क्या, ये भी हम सोचते थे कि यार क्यों लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं ना पूरा समाज को, क्या लेना देना यार। तो मुझे लगता था कि हम सोसाइटी के कुछ बढ़िया काम आएंगे, समाज में कुछ हम अच्छा काम करेंगे। ये मेरा उस समय का निष्कर्ष बना था। तो ठीक है भाई, इससे बड़े गदगदा के अपन बड़े, है ना, प्राउड फील करते हो, पहुंच गए कॉलेज में। तो कॉलेज में पहुंचने के बाद तो दूसरी समस्या शुरू हो गई। वो तो खैर अलग बात है, उनकी तो बात ही नहीं करते हैं अपन। 1 साल तो भागम भाग, रैगिंग, मार कुटाई, है ना, इधर उधर छुपना, हॉस्टल में रहना, खाने की समस्या, ये वो में निकल के पता ही नहीं चला। अच्छे आदमी बनने आए थे तो मैं देखा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। तब ध्यान भी नहीं गया। सेकेंड ईयर में ध्यान गया कि अपन आए का एक लिए थे यहाँ पे। दैट टाइम इट वॉज ए 5 ईयर डिग्री कोर्स, है ना, आफ्टर 11th।
तो सेकेंड ईयर में हमको ध्यान किया, हमने रिव्यू किया, हमने कहा यार अपन आए क्या के लिए थे यहाँ, तो अच्छा नागरिक बनने के लिए आए थे, तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। जो हम हायर सेकेंडरी तक मतलब 11th हुआ करती थी, उसमें जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी थी, उसी का कोई और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आगे पढ़ाई जा रही थी। तो मुझे लगा कि ये तो मामला ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इसमें कोई दम नहीं है। बट ऐसा कोई बहुत गंभीर प्रश्न भी नहीं थे, बल्कि उल्टा भी देखा कि उन 2 साल में हम लोग बहुत सारा काम सीखे जो कभी नहीं करते थे, है ना। जैसे सब बच्चे सिगरेट पीते थे, कभी कभी हम भी फूका मार लेते थे, ना, ट्रायल में छल्ले बनाना ऐसा वाला। और बड़ा इंटरेस्टिंग, अज्यूमिंग दैट उससे लड़कियां इंप्रेस होती, सब लड़कों के बीच में ये होता था भाई लड़की के सामने सिगरेट पीना हमको। बाद में कभी लड़की से मिले नहीं, जिससे मिले बाद में पता चला कि लड़की को तो सिगरेट वैसे ही पसंद नहीं। तो कितने बड़े भ्रम लेके लोग घूमते रहते हैं ना। तो ये सब काम भी धक्कम धुक्का भी और भी पता नहीं जो जो हो जाए, है ना। तो ये सब लोग करते रहते थे, कुछ कुछ हम भी करते थे, उसमें नहीं करेंगे ऐसा तो होता नहीं। ऐसे सेकेंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर भी वैसे निकल गया। तो उसके बाद हमने 1-2 लड़के और थे हमारे, उनके साथ भी बातचीत करी कि यार अपन आए क्या के लिए, क्या है, हो क्या रहा है लाइफ में। तो मैं बताया देखो, मैं तो ये सोचा था यार कि कुछ ऐसा होगा, एक हम सोशल रिस्पॉन्सिबल, है ना, एक पर्सनालिटी डेवलप होगी हमारी। हमारा तो कुछ हो नहीं रहा था, कचौरी समोसे ये सब में हम लगे पड़े हैं। और कोई हमारी समझ बढ़ रही हो, ये भी मैंने बोला, कोई हमारी समझ बढ़ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो एक लड़का और थोड़ा समझदार, तो हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च करी, तो उस समय इतना बच्चे ज़्यादा पढ़ते भी नहीं, तो हम लोगों ने पूरे सिलेबस निकाल लिए, है ना, कि देखें तो 4th ईयर में क्या पढ़ाएंगे फाइनल। तो मैंने देखा वही चीज़ पढ़ाएंगे। तो दैट टाइम वी ऑलमोस्ट कंक्लूडेड कि उस तरह का जो सोशल रिस्पॉन्सिबल जो एक व्यक्ति बनने की बात है, वो तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये तो केवल एक फिजिक्स केमिस्ट्री का ही एक्सटेंशन है। तो हम लोगों ने बहुत सारा फिर कॉलेज में बैठ के ना, कभी कभी मूड आ गया 2-4 महीने, है ना, फिर अपने तरीके से ही क्या करना है, क्या मतलब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबल होने का, क्या मतलब होता है ना, गांधी जी क्या कर रहे हैं, छोटा मोटा बहुत, मार्क्स ने क्या कहा, कहीं से किताब उसके खरीद लाए, है ना। तो वो 3-4 लोगों के बीच में, ऐसे कोई हम बहुत ज्ञानी वानी मोड में थे, ऐसा कुछ नहीं ना। दिन भर गाना बजाना, गाते बजाते रहना, ये काम रहता था। और कभी कभी ये 1-2 महीने कर लिए। उसी क्रम में नागराज जी को चिट्ठी भी लिखे, सब बताया आपको। तो फाइनली कुछ हाथ में तो आया नहीं, है ना। और फाइनल ईयर हो गया, तो जिस दिन मेरा एक आखिरी पेपर मैंने दिया, उस दिन मैंने अपने दिल में आवाज आई कि आज के बाद अब कभी पढ़ाई नहीं करूँगा। और मैंने अपनी सारी किताबें, है ना, वहीं दे के आया। मैं डिग्री भी नहीं थी मेरी, पास भी नहीं हुआ जब तक तो, ठीक। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही उथला कार्यक्रम है, नौकरी चाहिए, नौकरी ढूंढी, फिर घर में आर्थिक दिक्कतें रहती हैं तो उसको हल करना, ये सब करके हो गया। उसी बीच में शादी हो गई, और उसी बीच में शादी होने के बाद हमारे यहाँ ये आया कि कोई होने वाला है भाई, और उसी समय ये शिविर हो गया वापस नागराज जी के साथ। अगेन वो सारा वापस अपने सामने घुमा कि ये पैदा होने वाला है, इसका एजुकेशन का क्या होगा। अपन तो वही सब पढ़ पढ़ा के आए, और कैसे तो भी हो गया, अब जो पैदा होगा उसको ये एजुकेशन देना है क्या। मैंने कहा नहीं, ये नहीं देना है। तो एजुकेशन के मुद्दे से ही मैंने इस सब बात को समझा, क्या है इसमें ऐसा, क्या नया है, क्या वैकल्पिक है ना, क्या इसमें अल्टरनेट क्या है। तो अपनी जरूरत से, अपने बच्चों की जरूरत से, तो सबसे पहला काम हमने 97 में, है ना, सबसे पहला काम एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन ही करा लिया कि यार कुछ भी करें जिंदगी में सफलता तो इस बात से कि बढ़िया एक स्कूल चालू करते हैं, है ना, एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम डेवलप करते हैं। और उसका पूरा हाइपोथेसिस भी बनाया कि क्या हम सोच रहे हैं। वो पता नहीं कहीं मिलेगा तो पढ़ाएंगे आपको, है ना, पूरा 8-10 पन्ने का कि क्या चाहते क्या है स्कूल में। तो थोड़ा बहुत सारा काल्पनिक भी था उसमें, क्योंकि अभी पूरा एजुकेशन तो समझ में आया नहीं था। उसके पहली स्लोगन लाइन क्या थी, अ स्कूल टू क्लोज ऑल द स्कूल ऑफ वर्ल्ड, है ना। हाँ मतलब एक ऐसा स्कूल होना चाहिए कि स्कूल नाम की झंझट ही खत्म हो जाए यार, बच्चों के साथ बैग लटका के वो घूम रहे हैं, जा रहे हैं ना। इट शुड बी पार्ट ऑफ द लाइफ। व्हाई इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। हमारी सोसाइटी ही एक एजुकेशन है, उसमें एजुकेशन होता है।
वही अपने आप में कैसे हो जाए, तो तब तो इतना समझ में आया नहीं था, क्योंकि अब स्कूल और एजुकेशन और विद्या ये सब मिलके तो लगता था कि ठीक ही हो रहा है, लेकिन करने के लिए कुछ जाओ योजना बना के तो नागराज जी उसको धरा से ही कर देते, है ना। हर बार गए, ये क्या कर लिया, क्या कर रहे हो, मैं बाबा स्कूल डाल रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, कैसे डाल रहे हैं, ये वो, फिर वो बताते धीरे से। तो हमारा खुद का जरूरत जो है, मैं आज भी सोचता हूँ तो एजुकेशन ही जरूरत है यार। आपने तो कट रही जैसे से, 4 लोग नमस्ते कर रहे हैं, है ना, 2-4 लोग गाली दे रहे हैं, 1-2 लोग आई लव यू बोल देते हैं, काम हो जाता है इतने में, तो आदमी को क्या दिक्कत क्या है। तो है ना, बच्चे खुशी हैं, है ना, पापा जी मम्मी जी है ना जो कर ही रहे हैं, पिताजी है ना, चाचा जी, बड़े पापा छोटे पापा, कोई कोई बोल दे रहे हैं, हो जा रहा काम। तो आज भी एजेंडा देखेंगे तो अगर कुछ इस समाज के लिए कुछ अगर परंपरा के अर्थ में कुछ होने वाला होगा तो वो एजुकेशन ही है, अगर एक सिस्टम हम ऐसे बना पाए, है ना। मुझे लगता है ये सारा वर्कशॉप अपन जो कर रहे हैं अभी, ये अपनी ही ग्रोथ के लिए, कि इस प्रकार से, इस नज़रिए से उसको देखना हम लोग शुरू करें, ठीक है ना ये बात। तो सारी वर्कशॉप में मेरा अपना जो आवश्यकता है उसकी मेरी तीव्रता है, और मैंने अपने जो समीक्षा किया है, मूल्यांकन किया, वो सब समाया हुआ है। वी कैन नॉट सेपरेट इट। लेकिन आप लोग जो लोग भी सुन रहे हैं वो लोगों को अधिकार है कि वो अपने तरीके से उसको परीक्षण करें, जांचें, है ना, देखें ऐसा तथ्य है भी कि नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं। तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। और मुझे लगता है कि इतने 26-27 साल में यदि कोई बोले हम सफल है, क्या सफल है, तो हम बोलते हैं हम सफल हैं। उसका मूल कारण क्या है, इस सफलता को बोलने का मूल कारण क्या है? इतना ही कारण है कि आज हमारे पास ऐसे कम से कम 30-40 शिक्षक बनने की जगह पर लोग खड़े हो गए हैं। थोड़ा सा उनको ध्यान देने पर, थोड़ा सा वो अपना ध्यान देने पर, बहुत खूबसूरती के साथ हमारे साथ 30-40 टीचर समाधान के साथ खड़े होने के लायक हो सकता है। कुल मिला के इतने साल में इतनी उपलब्धि है। कुछ हम उत्पादक हो गए हैं, है ना, उत्पादन हम करने लगे हैं, क्षमता हमारी वृद्धि हुई है। कुछ हमारे अंदर सामाजिकता उदय हो गई सबके साथ, और उसके बाद हमारे अंदर समाधान का एक स्वरूप भी फैलने लगा है। इस प्रकार से जब ये हो रहा है तो इसको हम अपनी सफलता मानते हैं, है ना। और हम कोई रहस्यमय सफलता को हम मानते नहीं है कि जो खुफिया कोई सफलता होती होगी, ऐसी रहस्यमय खुफिया हमारे को कुछ समझ में आती नहीं है। हम बहुत मैकेनिकल आदमी है ना, पढ़ाई भी मैकेनिकल की है। बहुत स्थूल में चीज़ें दिखना चाहिए भैया, और साफ साफ दिखना चाहिए, और सारा सूक्ष्मता का प्रमाण स्थूलता में आएगा, और सारी स्थूलता को समझना सूक्ष्मता में होता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मॉनिटर में थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो, क्यों नहीं आ रही है? हेलो हेलो, हाँ बस ठीक है। अबे भैया क्या हुआ? कर लो भैया। हाँ, तो अब हम वर्तमान शिक्षा का उपलब्धि को आकलन करें तो एक तो हम शिक्षा को कभी भी दुनिया से अलग हटा के नहीं देख सकते ना। यदि हम शिक्षा की बात करेंगे तो उसके साथ, है ना, कुछ सपोर्टिंग चीजें भी चल रही है। एक कहीं ना कहीं एक सिस्टम हमने बना लिया है ना, और कुछ मान्यताएं हमने बना ली है। तो मैं तो कहूँगा कि यदि शिक्षा का मूल्यांकन करना हो उपलब्धि के अर्थ में, तो हमको व्यवस्था का भी मूल्यांकन करना होगा, है ना, और उसके पीछे कोई मान्यताओं का भी करना पड़ेगा, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस हमारा क्या बन गया है, कहां तक हमको स्वीकार हो गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि ये जो वर्तमान में शिक्षा आई है, इसको थोड़ा अध्ययन करके देख सकते हैं हम लोग। वैसे कई बार हम शिविर में करते हैं इन सब बातों को, कि पूरी शिक्षा की विधि किस प्रकार से विकसित हुई है ना, एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ है, कहां से आया है, ये किसने शुरुआत कर दी। तो कोई एक आदमी ने शुरू कर दिया ऐसा नहीं है ना, ये सब हमारी जरूरत से चलता है। आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि जंगल युग में पहले दिन ही आदमी को मूल्य शिक्षा की जरूरत थी तो थी, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम मूल्य शिक्षा के लायक उस दिन नहीं थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हम
आज का किस प्रकार मूल्यांकन करते हैं, आज हमारी क्या जरूरत है ना। वो जरूरत जितनी तीव्रता में होती है उसके अनुसार एजुकेशन होता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये अनुसंधान विधि से एक अलग बात होती है। अनुसंधान से क्या होता है कि चीजें आपको पूरी समझ में आ गई तो आप पूरे के साथ प्लान करते हो, और अब तक जब तक अनुसंधान पूरा इस प्रकार से घटित नहीं होता है तो आदमी प्रैक्टिकली चीजों को लेके चलते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ रही। तो अप्रोच हमारा एक तरफ से है, अनुसंधान को ध्यान में रखेंगे तो 100% के साथ बात हो रही है, पूर्णता के साथ बात हो रही है। और यदि हम प्रैक्टिकलिटी को लेके चलेंगे तो फिर धीरे धीरे हमको जो दिक्कतें आ रही हैं और जो हमारी आवश्यकता बनती जा रही हैं उसके अनुसार चीजें आगे बढ़ती हैं। ये दोनों बात अंतर समझ में आ रहा है ना। आज हमारे पास अगर ये अनुसंधान का एक स्वरूप आ गया है तो हम इसको ध्यान में रखकर पूर्णता की बात अभी हम कर सकते हैं कि कैसी एजुकेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि आज हम पूर्णता की बात भी करें और उसके लायक हम आज भी नहीं हो सकते हैं एज ए टोटलिटी में, सोसाइटी में। ये हो सकता है कि हमारी वो जरूरत अभी भी नहीं बनी हो। आप समझ रहे हैं। और हो सकता है कि ये आगे की बात कर रहा हूं, इसको हम कह सकते हैं कि आगे की बात। इस प्रकार से ये होने वाली चीज है। तो आज हम जिस प्रकार से अपनी आवश्यकता को आकलन करते हैं उसके अनुसार हम चीजों को पहचानने जाते हैं, उसके अनुसार फिर हम कुछ बच्चों के लिए, है ना, कल की एजुकेशन का प्लान करते हैं। आज की आवश्यकता से कल का एजुकेशन होता है। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो जैसे हम देखें जंगल युग में हमारी उस समय की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी? शेर से बचना। क्या आवश्यकता थी? शेर से बचना। हमारी उतनी आवश्यकता थी। कैसे तो भी हम है ना मरे ना, बस हमको तीव्रता में वो आवश्यकता थी। समाधान तो उस दिन भी चाहिए था, लेकिन उस दिन समाधान का वो स्वरूप नहीं था जो आज समाधान का स्वरूप अनुसंधान के साथ हम समझ रहे हैं। उस दिन तो ये था कि शेर से बच जावे तो यही समाधान है भैया, है ना। फिर बीमारी से बच जावे तो यही समाधान है, फिर बाढ़ से बच जाए तो यही समाधान है, फिर एक आदमी है ना, ठीक है ना, युद्ध से बच जाए तो यही समाधान है। तो हम प्रैक्टिकली जिन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको ही हम लोग एजेंडा बनाते चले आए हैं। इसीलिए इवॉल्व हो रहे हैं, एजुकेशन पे लगातार काम चल रहा है। क्योंकि ज्ञान या अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान वो आपको बता सकता है कि पूरी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, लेकिन यदि हमारा जीना, जीवन शैली जीने से वो आवश्यकता वहां तक नहीं पहुंची रहती है तो देयर इज ए गैप। आज भी मैं बात करूं कि समाधान समृद्धि के लिए बच्चों की शिक्षा की जरूरत है, नौकरी व्यापार मुक्त होने के लिए शिक्षा की जरूरत है। और यदि हमारा सोसाइटी, हमारी फैमिली, वो पेरेंट्स अगर उतने इवॉल्व नहीं होते हैं तो उस प्रकार की एजुकेशन को आप घटित कैसे कराएंगे, है ना। तो ये तो बहुत सारा हम अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारा अनुकूल परिस्थिति हमारे सामने आता जा रहा है कि आज कोरोना आ गया और इतना एजुकेशन होने के बाद है ना सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं, है ना, और 15 करोड़ से ऊपर नौकरियां हिंदुस्तान में जा चुकी हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड पता नहीं कितने लोग मर गए, कितनी नौकरी चली गई, व्यापार चल नहीं रहे हैं। ये सब तो एक बढ़िया आज की आवश्यकता के आकलन में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो हम बहुत सही समय पर ये बात कर रहे हैं। यदि इन सब प्रेजेंट सिनेरियो को, यदि हम वर्तमान स्थिति को ठीक से ध्यान में रखेंगे तो हमको और सटीकता से आना शिक्षा को क्या, क्यों, कैसे का उत्तर तक पहुंचने की तैयारी हो सकती है। तो उस प्रकार देखेंगे तो आदिकाल से हमारी जो जरूरत रही उसको हमने एजुकेशन का मुद्दा बनाया। तो पहला जरूरत था शेर को मारना। तो फर्स्ट स्कूल स्टार्टेड फॉर व्हाट? नॉट टू लिव टुगेदर विथ हैप्पीनेस, बट हाउ टू किल अ टाइगर एंड सेव द आवर लवेबल्स, है ना। ये है पहला स्कूल। हमारे तो देवी देवता आप देखोगे, है ना, तो युद्ध की शिक्षा लेने के लिए जाते थे, है ना। तो उनकी शिक्षा का मूल कंटेंट तो युद्ध कौशल होता था, और युद्ध में अपने मन को कैसे बना के रखना और भगवान के प्रति कैसे स्मृति रखना, वो आगे आगे आया। पहले केवल युद्ध, है ना, उसकी एजुकेशन। तो शिक्षा इस प्रकार से इवॉल्व हो रही है। हम एज ए होल, एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी जो हमारी जरूरत पड़ती जा रही है उसके लिए हम चीज़ों को डिफाइन करते जा रहे हैं। अपने बच्चों को उन दिक्कतों से दूर रहने के लिए या उस योग्यता से संपन्न होने के लिए हम एजुकेशन के ढांचे को
बनाते चले आ रहे हैं। ये बात हमको पहले समझ में आना चाहिए, तो हम ओपन अप हो पाते हैं। नहीं तो हमारे में से कई लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे, है ना, माताएं हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनको लगता रहता है एजुकेशन तो बहुत ही बढ़िया है, टीचर ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है। उसका रूट अगर हमको पता लग जाए कि कैसे चल रही है, वो कहाँ से आ रही है ना, वो कैसे इवॉल्व हो रही है, तो हम फिर और अधिक इवॉल्व होने के लिए अपना दिल थोड़ा, सीना थोड़ा फैला सकते हैं, है ना। नहीं तो हम संकुचित रहते रहते हैं। ये बात ठीक समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? तो ऐसे देखेंगे तो शेर को मारने की शिक्षा शुरू हुई, और उसी क्रम में आप पूरा सजा सकते हो। घर बनाने की शिक्षा हो, है ना, युद्ध को जीतने की शिक्षा हो, फिर हथियार बनाने की शिक्षा हो, है ना, फिर आप हथियार में उपयोगी जो यंत्र हैं उसकी शिक्षा हो, ठीक है, फिर पैसा कमाने की शिक्षा। ये तो अभी अभी आई। पैसे कमाने की शिक्षा कोई पुरानी चीज नहीं है ना, 300-400 साल के इतिहास भी नहीं है इसका। तो उस प्रकार से जिसको जरूरत, जब महत्वपूर्ण माना गया, उसके लिए हमने अपने बच्चों के लिए वो सब डिजाइन प्लानिंग किया हुआ है, और उस क्रम से चल रहा है। तो आज हमारी जरूरत इस बात की है कि हम पूरे को समझ लें, है ना। तो वो उसको हम इन दो बातों को समझने से, एक तो ये कि इसी विधि से ये विकसित हुई है, तो इसमें और संभावना है ही, और दूसरा अभी अनुसंधान हमको सपोर्ट करता है, तो उसके साथ, है ना, बहुत सारा हमारे को पूर्णता की बात मिलती है। अब हम कैसे कोप अप कर लें, हमारी को वो आवश्यकता हमको आज दिख जाए ना, तो ये सब काम बढ़िया से हो सकता है। ये बात समझ में आती है? तो सारी शिक्षा हमने जो महसूस किया, जो आवश्यकता को महसूस किया, उसके लिए नियोजित की है। ये किसी ने षड्यंत्र पूर्वक कर दिए, है ना, ऐसा भी लोग कहते रहते हैं, ठीक है ना। तो षड्यंत्र भी उनकी उस समय की आवश्यकता है। भाई अंग्रेजों के जमाने में यदि आप बोलते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा दी है, तो उन्होंने आवश्यकता को उस प्रकार आकलन किया है कि उनको कॉलोनियल सब जमाना है ना, सब जगह अंग्रेजों का राज चलता है, उनको सब जगह देशों पे कब्जा ही करना है, हर आदमी करना चाहता था। हमारे राम राज्य में भी यही था। तो सभी तरह के राज्य में कल्पना तो इतनी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया उनके कब्जे में आता जाए, तो उसी के क्रम में वो भी है, उन्होंने भी कब्जा किया। तो जिसको हम षड्यंत्र कहते हैं, वो भी उस समय की आवश्यकता ही है। उनको लगता है कि वो उनकी आवश्यकता है ना। लगना वर्ड का मतलब ये है कि जितने हम समझदार होते हैं, उतना ही हमको आवश्यकता की पहचान होती है। यदि समझदारी की कमी है, तो आवश्यकता की पहचान भी ठीक से हम नहीं कर पाते, तो लगता है उसी शब्द को प्रयोग करते हैं, ठीक। तो लॉर्ड मेघालय ने भी जो किया होगा, उनको लगा कि हमको क्लर्क चाहिए रहेंगे, हमको जगह जगह पूरी दुनिया में है ना शांति पहुंचानी है, हमको विकास करना है, हमको बहुत लोग लगेंगे। तो उन्होंने अपनी एक एजुकेशन सिस्टम बनाई जिसकी उनको जरूरत है। जैसे हमको लगता है कि गौशाला चलना चाहिए, खेती चलना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, हम उस प्रकार की आवश्यकता को पहचानते हैं, तो हम उस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं, है ना। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे दिमाग से ये निकलना चाहिए कि षड्यंत्र को आगे रखने के बजाय, है ना, हमारे भ्रम और भ्रम से उत्पन्न पहचानी हुई जो आवश्यकताएं हैं, उनको हमने आकलित करके इस प्रकार के एजुकेशन और एजुकेशन की नियम पद्धतियों को विकसित किया है। अगर ये बातें हमको ठीक से ध्यान में आती हैं, तो हम स्वस्थ मानसिकता से अब आगे का विचार निर्णय को हम तैयार कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक जो बात की, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। किसी को भी यहाँ तक जो बात हुई उसमें सहमति असहमति कुछ हो, है ना, सहमति हो तो कुछ चुपचाप रहें, दिक्कत हो तो बताएं। सहमति तो है, लेकिन एक डाउट था। हाँ कि बताइए। जैसे आपने बोला कि आवश्यकता लगी, तो ये किनको लगी? उस समय के जो भी प्रभावी लोग रहते हैं। अच्छा, प्रभावी लोग को। और जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिकल अप्रोच से चलने का तरीका रहा, और 100% अपन को पता है अनुसंधान विधि से। हाँ, तो प्रैक्टिकल अप्रोच में से उनको जरूरत लगता है। जैसे आज कोई भी किसी आदमी का नाम न लें हम, मान लो वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनको लगता है कि देश में उनका कोई रोल है, और वो चाहते हैं कि देश में ज़्यादातर लोगों को कैसे नौकरी मिले, जेन्युइनली भी सोचते होंगे, तो वो एक तरह का कोर्स ले आते हैं। आपको पता चलता है कैसे कोर्सेज आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारे सब उद्योगिक घराने सब कोर्सेज लाते हैं, है ना। तो जिस प्रकार की आवश्यकता को आज वो आकलन करते हैं, उस तरह की बातें होती हैं, उस तरह का सब करिकुलम डिजाइन हो जाता है। मानव का अध्ययन हुआ नहीं है, तो मानव की आवश्यकता का पहचान ही नहीं हुआ। तो जीने में जो दिक्कतें आ रही हैं, केवल उन्हीं के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, अधूरी समझ से वो भी हम कुछ जोड़ घटा लगाते रहते हैं। तो सबसे पहला अगर देखेंगे, तो आप देखेंगे तो शेर से लड़ने का जो शिक्षा है, उसकी क्रम में कहीं ना कहीं भगवान जुड़ गए,
ईश्वर को पाना, देवी देवता को प्रसन्न करना, तो आदर्शवादी शिक्षा हो गई। फिर सारी आदर्शवादी शिक्षा गायब हो गई, भौतिकवादी चालू हो गई, है ना। इस प्रकार का मिक्स एंड मैच चलता रहता है। फिर बीच में कल जैसे बात हो रही कि कई सारे कॉलेज में अब बच्चे सुसाइड करने लग गए, तो अब वहाँ पे वापस आदर्शवाद, ध्यान, मेडिटेशन, है ना, उसको मिक्स करते जाते हैं हम। हर बार कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं जी। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अभी तक जो भी प्रभावी लोग रहे उनका इंटेंशन सही था, अपनी आवश्यकता बिल्कुल पूर्ति ठीक करने बात के है। लिए। इंटेंशन मतलब जीव चेतना में एक इंटेंशन, मानव चेतना में एक इंटेंशन, जब समझ ही अधूरी है, कामना शुभ की है। अब इंटेंशन से क्या मतलब मुझे पता नहीं, हर आदमी शुभ ही चाहता है ना, शुभ समझा नहीं रहता है। तो जितना चाहता ठीक है, उस चाहते से जो करता है वो करता रहता है। ठीक, थोड़ा सा 5 मिनट और आगे बढ़ा लें, थोड़ा लेट तो हो गए थे आज, सबकी अनुमति है, ठीक है। तो देखेंगे तो अभी शिक्षा में क्या सकारात्मक, है ना, उपलब्धियां हैं। किसको हम उपलब्धि माने, तो आज जो है वो पीछे का सारा हम जोड़ लेते हैं, आज से पीछे का सारा जोड़ लेते हैं। लेकिन वो सब भी हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आज के सिस्टम का देन है या नहीं है या क्या है। एक बार लॉर्ड मैकाले ने जब एजुकेशन पॉलिसी बनाई, ठीक, तो अपने यहाँ की संसद में उन्होंने प्रस्तुत करी कि हमको हिंदुस्तान में, क्योंकि वहां से अप्रूवल लेना होता था, तो हिंदुस्तान में हमको शिक्षा लगानी है। तो किसी ने बोला कि सभा में कि भैया बताओ वहाँ का करंट स्टेटस क्या है, किस प्रकार की शिक्षा है। तब उन्होंने एक सर्वे कराया इंडिया में, और इंडिया में जो सर्वे कराया तब उस समय में यहाँ पर लिटरेसी, मतलब लिटरेसी का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म ग्रंथ लोग पढ़ते थे, है ना। कहीं साउथ में कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में पढ़ता था, कोई गुजरात में कुछ अलग पढ़ते थे, राजस्थान में अलग पढ़ते थे। तो वो जो रिसर्च आया, पूरा डेटा पूरा हिंदुस्तान से सर्वे किया उन्होंने। जो आज भी सरकार सर्वे करती है ना, ये वो अंग्रेजों के पैटर्न पे करती है, पूरे के पूरे वही फॉर्मेट रहते हैं जो वो ना कभी लागू किए बनाए थे। तो उनका पैटर्न ही ले लिया हमने, फटाफट लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पे दिया और चालू हो गया। तब यह आया कि इंडिया में उस समय लिटरेसी वाज 100%। कितना %? हर आदमी, हर बुजुर्ग घर में, है ना, अपने वो किताबें जो भी थी उनको लोग पढ़ते थे विदाउट एनी स्कूल। तो जब उन्होंने डेटा रखा वहां पर अपने संसद में, तो किसी दूसरे अपोजिशन वाले विधायक ने पूछ लिया कि अपने यहाँ कितनी है, तो बोले हमने तो कभी निकाले नहीं। बोले सर्वे करके बताओ अगली मीटिंग में। तो जब उनके यहाँ सर्वे किया गया तो इट वाज 6% इन ब्रिटेन। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि ये केवल आज के स्कूल सिस्टम की हम उपलब्धि की बात नहीं कर रहे हैं, ये मानव जाति का एफर्ट है कि शिक्षा हो रही है और लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। तो शिक्षा का अगर एक हम सार्थक मूल्यांकन करें तो लिखना पढ़ना, है ना, एक तो ये काम लोग पहले से करते रहते हैं, पढ़ना, ये हम स्वीकार कर सकते हैं, लिखना पढ़ना आना ही चाहिए। और आपको ये डेटा दिया हुआ, ये धर्मपाल जी एक आदमी हैं जिनकी किताब पढ़ के बहुत लोग बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए देश में, नाम नहीं लेना चाहते उनके, है ना। 3-4 किताब धर्मपाल जी ने लिखी है, उसको पढ़ के 1-2 लोग तो बहुत ही नामी गिरामी हो गए, केवल उसी में से बातें बता रहे हैं। वो लोगों को पता ही नहीं था धर्मपाल जी कौन है। धर्मपाल जी एक जवान आदमी थे एक जमाने में, और वो सभी जगह रहते हैं एक जवान तो, है ना। वो क्या हुआ कि वो लंदन में कुछ पढ़ लिख के नौकरी वोकरी करने चले गए। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी थोड़े लाइमलाइट में आ गए, बुजुर्ग हो गए थे लेकिन। तो किसी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी वहां आए, तो गांधी जी से वो ऐसे ही जब गांधी जी निकल के जा रहे होंगे तो मिले, मैं यहाँ धर्मपाल ऐसा आया हूँ, मैं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो गांधी जी अंदर की सभा में वो बोल के आए थे कि हमारा देश बहुत महान है, पहले से बहुत सारी चीजें यहाँ पर है ना, और तुम्हारे आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश का हालत तुमने खराब ही किया है। इस मुद्दे पे कोई गर्मा गर्म बात करके वो बाहर निकले थे, धर्मपाल जी मिल गए।
धर्मपाल जी बोले कि भैया हम तो आपसे बड़े प्रभावित हैं, हम तो यहाँ ऐसी नौकरी वोकरी करने हैं, हम कुछ कर सकते हैं तो आप बताएं। तो गांधी जी ने चलते चलते ऐसे ही बोल दिया कि देखो ऐसा यार, मैं अब भी हाल अंदर बोल के आया कि ये देश बहुत महान है और मेरे पास कोई डेटा नहीं है इसका, है ना, केवल मैं आउट ऑफ फीलिंग, है ना, हम ये बात बोलते रहते हैं। तुम अगर इस पर कोई काम कर सको कि हमारा देश अंग्रेजों के आने के समय क्या था और अब अंग्रेजों के इतने साल बाद कैसा है, क्या स्टेटस है, तो बहुत कृपा होगा, मतलब देश के लिए बड़ा काम हो सकता है। ऐसा बोल के वो चले गए अपना। धर्मपाल जी ने दिल पे ले ली। गांधी जी ने कुछ बोला तो दिल पे ले ली, कई लोग ले लेते हैं ना। जैसे हमारे उज्जैन के मित्र हैं, उन्होंने दिल पे ले ली। मदर टेरेसा से मिले उज्जैन में, कभी आई थी वो, एक छोटा सा अपना पंडाल लगा के बैठे थे अपने गोयल जी, सुधीर भाई गोयल। तो कुछ सेवा हुआ कि मदर टेरेसा ने उनको गले लगा लिया और बोला कि गरीबों के, बेचारों, दुखियारों की सेवा करो। उन्होंने दिल पे ले ली, वो पूरी जिंदगी लगा दी, अभी भी करी है। ऐसे धर्मपाल जी ने भी दिल पे ले ली। धर्मपाल जी ने क्या किया कि वहां पर एक सिस्टम है, वहां पर कानून है कि सरकार का जो भी इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है उसको 50 साल के बाद वो एक संग्रहालय में रख देते हैं। इट इज ओपन फॉर पीपल टू रीड एंड रिसर्च, कोई भी चीज। तो वो उनको उसके बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या करा, उस संग्रहालय में जा जाके वहां पर जो अंग्रेजों ने अंग्रेजों को लिखा था, तो उसकी स्टडी उन्होंने करना शुरू करी। जैसे पहला वाइसराय यहाँ आया तो उसको वहां की सरकार ने क्या बोला, यहाँ से वो चिट्ठी में क्या लिखता है कि देश कैसा है। तो अंग्रेजों ने जो लिखा, अंग्रेजों को ही सभा में, लोकसभा में, उनके यहाँ पर उनके मित्रों को, साइंटिस्टों को, है ना, जो जो भी है, तो उसमें बहुत सारा चीज उनको माल मिला कि यार इतना सारा कुछ था। ये अंग्रेज इतनी तारीफ करते थे वहाँ, क्या अद्भुत है, यहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है। तो उस प्रकार से वो डेटा उन्होंने कंपाइल किया, तो फिर उसके सेक्शन बना दिए, है ना। कोई किताब उनकी रेवेन्यू पे है, मतलब कोई टैक्सेशन पे है, कोई उनकी अपने पास रखी है सारी किताब, है ना, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, कोई एजुकेशन के ऊपर है ना। जैसे एक घटना वो बता रहे, मैं थोड़ी सी बता दे रहा हूँ खाली, और मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से, क्या शिक्षा का क्या मतलब है, वो हमको थोड़ा समझना चाहिए। इसमें धर्मपाल जी की किताब काम आती है। एक घटना है, कोई अंग्रेज कोई गांव में लड़ाई वड़ाई हो गई, है ना, तो किसी ने उस अंग्रेज की नाक काट दी, नाक काट के उसके हाथ में पकड़ा दी। लोग कम थोड़ी हैं, तुम ही हो ऐसे थोड़ी, बहुत लोग रहते हैं। गुस्सा है, नाक काट के उसके हाथ में पकड़ा दी और बोले भाग नहीं तो मार डालेंगे, जल्दी से भाग यहाँ से। तो बेचारा कटी हुई नाक हाथ में लेके भागा। तो एक गांव, दो गांव भागा, साउथ की बात। अब भागने के बाद क्या, बहुत सैकड़ों कहानियां ऐसा भी। भागने के बाद क्या हुआ, जब तीसरे चौथे गांव पहुंचा तो किसी ने बताया ये क्या हो गया, कट गया ऐसा। बोले जल्दी आओ, हम तुम्हारी जुड़वा देते हैं। तो कोई गांव में ले गया किसी के पास, और उसने ना उसके 1-1.5 घंटा ऑपरेशन करके वो नाक चिपका दी। और चिपकाने के बाद क्या हुआ, और स्क्रैच फ्री, वो उसको रखा अपने घर में, कोई पैसे भी नहीं लिए, है ना। वो 1.5 महीने 2 महीने तक वहीं रहा पूरा, जब तक घाव नहीं भर गया उसका। और बड़ा अमेज हो गया, यार ये क्या चक्कर है, मतलब, है ना। और स्क्रैच फ्री, प्लास्टिक सर्जरी। अब फिर क्या हुआ, फिर उसने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी तुरंत लिखते हैं अपने किसी डॉक्टर मित्र को लिखी वहां लंदन में, कि तुम लोग वहां क्या कर रहे, है ना। यहाँ तो गांव में ही, है ना, ऐसे ऑपरेशन हो जा रहे जिसमें कि ये नाक मेरी वापस चिपका दी, ये यथावत, बिना किसी मार्क के, है ना। वो तो पता नहीं जो भी किया उसने। तो भैया वहां से डॉक्टरों की टीम आई कि आखिर क्या करते, ठीक। अब उसके बाद फिर सारा रिसर्च हुआ उसमें, है ना। तो वो पूरा रहे 2-4 महीने 3 महीने, सब उन्होंने देखा था कैसे करते, क्या करते, ये करते करते। और वहां जाकर उन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया और पहली बार डिक्लेयर किया कि हम प्लास्टिक सर्जरी जान गए, उसका नाम दिया प्लास्टिक सर्जरी, ठीक। ऐसे भी बहुत सारे डेटा आपको बड़े इंटरेस्टिंग मिल सकते हैं। और उस समय केवल मद्रास, एक मद्रास प्रोविंस कहलाता था, क्या कहलाता था, है ना, इस नाम से आते थे। इस पूरे इलाके में उन्होंने देखा कि 500 से ऊपर, है ना, ऐसे अस्पताल उन्होंने देखे जहां पर ये काम लोग करते यूं ही चुटकी में ही। मोर देन 500 मद्रास प्रोविंस में,
है ना, और वो कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि वो एक सिस्टम से कोई चीजें आ रही हैं, है ना, ग्रेजुअली कैसे डिवॉल्व हो रही है। बाद में कोई उसको ले जा रहे हैं, फिर वो उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, फिर अब आपको सरकार ने मना कर दिया, आप नहीं कर सकते अब। तो जैसे जैसे कानून बनते चले जा रहे हैं, तो क्या हो गया, वो 500 लोगों की परंपरा चली आ रही थी, 500 अस्पताल थे ऐसे जो इस तरह के काम करते रहते थे। कानून में आने के बाद क्या हो गया कि अब आप इलीगल हो गए आप ये काम करने के लिए, है ना। तो आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको डिग्री लेने के लिए आप यूके जाओ पहले, और फिर वहां से लेके आप आओ। ये सब फिर बात के षड्यंत्र भी जुड़ते चले जाते हैं। तो हमको इससे समझ में आता है कि जिसको आज हम स्किल बेस्ड एजुकेशन कह रहे हैं, वो भी कोई किसी एक की धाती नहीं है, वो मानव परंपरा किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उसमें कुछ चीजें सीखते चले जा रहे लोग। ऐसे अद्भुत वो है वो किताबें, 5 किताबें उनकी, वो पढ़ना चाहिए वैसे। हम लोग जीवन विद्या वालों को तो फिर ठीक से समझ में आ सकती है, नहीं तो जीवन विद्या छोड़ के तो वो लोग उसी के दीवाने हो जाते हैं लोग, है ना। तो हम उसका ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकते हैं। ये मूल्यांकन करके ये समझ सकते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, समझदारी फिर भी नहीं थी, स्किल बहुत सारी थी, है ना। और वो स्किल समझदारी से नीचे की चीज़ है, समझदारी नहीं होने पर हम कैसे कैसे लोगों से प्रभावित होते हैं, वो सब आकलन हम कर सकते हैं। तो ये हमको समझ में आ जाए कि एजुकेशन का जो सार्थक वाला भाग है ना, और भी कई सारा वृत्तांत इसमें मिलता ही है, उस पर अभी बात नहीं करते। तो लिखना पढ़ना एक बात, दूसरी बात इसके साथ जुड़ा है कोई स्किल्स, तीसरी बात जुड़ता है कोई प्रेजेंटेशन, हम चीजों को ठीक से प्रेजेंट भी कर पाए, है ना। चौथा बात जुड़ता ही है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्वीकार होने लायक है वर्तमान एजुकेशन में, कि कुछ ना कुछ, है ना, स्किल्स की बात हो रही है ना। स्किल इज ए प्रोडक्ट ऑफ व्यवस्था, वो यहां से आता है, इतने साल में लोग सीखे रहते हैं लिखना पढ़ना, तो व्यवस्था में शिक्षा होती है। तो शिक्षा में ये हम सार्थक उपलब्धियों को पहचान सकते हैं कि एक तो है कि हम कुछ लिखना पढ़ना सीख गए, कुछ प्रेजेंटेशन हम सीख गए, है ना। और इसको अगर हम बहुत और डीपर अगर एनालिसिस करने जाएं तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हम कुछ प्रभावों का आंकलन करना भी सीख गए। ठीक है ना। और देखेंगे तो, है ना, जोड़ घटाना सीखे हैं, ऐसे अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 5 सार्थक उपलब्धियां वर्तमान शिक्षा में है कुल। लिखना पढ़ना, कुछ स्किल्स आ गए, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने लग गए आप, जैसे आप फाउंड्री में वर्कशॉप में कुछ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो लोग करते होंगे एग्रीकल्चर कॉलेज में, या तो ये इतनी 5 मोटा मोटी, है ना, हम लोग जो वर्तमान शिक्षा की उपलब्धि है उसको हम लोग मूल्यांकित कर सकते हैं मेरे अनुसार। यदि इसमें कोई कम पड़ती हो तो आप बता सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं अपन। तो जो मेरे ध्यान में अभी आई मैंने लिख के बताया, है ना। लिखना पढ़ना ये सब भाषा के साथ है ही, भाषा तो आएगी ना इसमें। अब भाषा कोई शिक्षा का देन थोड़ी ना है, भाषा तो परंपरा के देन है। मनुष्य है तो कुछ ना कुछ बोलता ही है, बोलता है तो वो बच्चे सीख ही जाते हैं, उसको फिर लिखना पढ़ना, उसको लिख पाना, उसको पढ़ पाना, है ना। तो ऐसा अब तक की जो भी एजुकेशन है उसको इन 5 भाग में मेरे अनुसार हम उसमें से स्वीकार होने लायक, है ना, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें सहमति है? कुछ छूट रहा हो तो आप बताएं, और वो कल बताएं, है ना, क्योंकि समय हो गया। आप और सोच के आइए कल कि नहीं भैया इसमें और कुछ बातें जुड़नी चाहिए थी, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, नहीं ये रह गया ना वो रह गया। जिसको श्योर शॉट हम कह सकते हैं कि ये 100% वो कर रहे हैं काम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो तकनीक तो स्किल के भाग है, तकनीक स्किल के भाग है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तकनीक तो स्किल क्या चीज है? तकनीक ही तो है। प्रभावों का आकलन करना वो तकनीक से जुड़ता ही है, उसको प्रेजेंट करना, उसको लिखना पढ़ना,
उसको जोड़ना घटाना ये सब जुड़ते ही है। भाषा और ठीक की जा सकती है इसकी, लेकिन मोटी मोटी बात हमको ये समझ में आ सकती है। ठीक है ना ये बात? तो इसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। और आज के लिए इतना पर्याप्त। कल मिलते हैं, बिल्कुल समय पे आएंगे 12 बजे। आजकल हर दिन 12 बजे कुछ हमारी 12 बजती रहती है, तो हम टाइम से हम ही नहीं आ पा रहे हैं। पहली बार ही हो रहा है ऐसा। तो कल कोशिश करते हैं हम सब लोग 12 बजे आएँ और सोचें कि और क्या स्वीकार होने लगे, फिर इसके अकॉर्डिंग व्यवस्था क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मान्यताएं क्या बन गई हैं, कितना कानून में प्रावधान क्या हो गया है, ये सब भी हम लोग बात करेंगे ना, कि क्या मान्यता बन गई है, हमारे संविधान कहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। ठीक है? तो एक बढ़िया समग्र दृष्टि हमारी उदय हो जाए। मेरा आग्रह है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सब टीचर हैं, और सबसे मेरा निवेदन है कि अच्छे मन से इस बात को समझें, जिससे कि हम शिक्षा में ठीक से इन्वॉल्व हो सके। कर लो, तुम फोन कर लो पहले, प्रधानमंत्री का फोन आया तुमको? हाँ ठीक, जाओ। तो ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं वो अच्छा मन लगा के 10-15 दिन बैठे, और बिल्कुल इस नज़रिए से एजुकेशन को देखना शुरू करें जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ। आप अगर इन्वॉल्व होंगे तो मैं अपना पूरा ही नज़रिया खोलने के तैयार हूँ ना। हमारे नज़रिए में क्या क्या चीज़ें आई हैं, किस प्रकार से आई, जितनी आप बातचीत करोगे उतना हो पाएगा। ठीक है? तो आग्रह ये है कि कम से कम बार बार बुलाना ना पड़े, लगातार टाइम से आप आएँ। आने के बाद इस पर हम सोचें भी कि और क्या ऐसा है जो एजुकेशन में कर पा रहे हैं, उसको हम अपने एजुकेशन में जोड़ के रखेंगे हम तो। ठीक, उससे अधिक के लिए हमको काम करना है। कितना हम कर पाएंगे वो एक अलग बात हो सकती है। क्या हमको करना चाहिए वो समझेंगे, फिर कितना कर पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे, आप कुछ कर पाएंगे, उससे आगे की पीढ़ी और कुछ कर पाएगी, करने का काम आगे आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा मुझे लगता है कि क्लैरिटी आ जाए, सब लोग एक साथ आ जाए, क्योंकि इधर हमारी बिल्डिंग भी रेडी हो रही है, उधर एडमिशन भी चालू हो रहे हैं बच्चों के, है ना, सारा कुछ काम हो रहा है, लाइन लगी पड़ी एडमिशन कराने वालों की। तो कैसे होगा? तो आप लोग तैयार हो जाएं फटाफट, ये आग्रह है इसके पीछे, और इसको हम डॉक्यूमेंट भी कर लें लिखत पढ़त, तो ठीक से आगे भी गाइडलाइन बनेगी। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए थोड़ा विलम्ब होने पर सॉरी, आगे ध्यान देंगे।